हेलो दोस्तों, सबका वेलकम है। साल 1990 है। एक बहुत बड़े वॉर से ठीक पहले हम क्रिस को देखते हैं जो उसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए एक सुपर टफ एग्जाम को सॉल्व कर रहा है। उसे देख रहे टीचर शॉक्ड हैं कि उसने इतनी जल्दी एग्जाम फिनिश कर लिया। उसकी सिस्टर मिशेल भी वहीं है और उसके साथ निकलती है। वो कमेंट करती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को भी ये सेम एग्जाम कंप्लीट करने में 3 दिन लगे थे और अपने छोटे भाई की इंटेलिजेंस की तारीफ करती है। लेकिन क्रिस कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं दिखाता। कहता है कि उसने ये एग्जाम सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर दिया था। मिशेल उसे कंसोल करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उस साल तक रोबोट्स इंसानों की डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। वो काम कर रहे थे जो इंसान नहीं कर सकते थे या बस करना नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने राइट्स मांगे, सिर्फ सर्वेंट बनकर नहीं रहना चाहते थे। पेनुट नाम के एक रोबोट लीडर ने अपने जैसे सैकड़ों लोगों को एड्रेस करते हुए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने का कॉल किया। कहा कि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। इंसानों के लिए रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखने वाला वो पहला रोबोट था। इंसानों के लिए रोबोट सिर्फ मशीनें हैं, लेकिन ऐसी क्रिएशंस ने कॉन्शियसनेस दिखाई और पीसफुली उन्होंने अपने राइट्स की डिमांड की जैसे इंसानों के पास होते हैं। कई दिनों तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो रिबेलियस सोसाइटी के कुछ रोबोट्स ने पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट की और मिलिट्री ने भी उन्हें काम पर वापस भेजने के लिए उनका सामना किया। लेकिन ये फेस ऑफ ज्यादा सीरियस नहीं हुआ और फिर गवर्नमेंट ने सारे मशीन्स के अगेंस्ट फुल ऑन वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये भी अनाउंस किया कि जो भी ह्यूमन किसी रोबोट को हाइड करने में हेल्प करेगा उसको 2 साल के लिए कंट्री का ट्रेटर माना जाएगा। 2 साल तक बैटल चलता रहा और ह्यूमंस कभी उनको स्टॉप नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन सेंट्री के सीईओ साइंटिस्ट एथन स्केट ने वर्ल्ड को एकदम हिला दिया। उन्होंने न्यूरल प्रोजेक्टर नाम की एक चीज बनाई, एक ऐसी टेक जो ह्यूमन माइंड को एक मोटराइज्ड बीइंग से कनेक्ट कर देती थी। इससे मिलिट्री फोर्सेस रोबोट से टक्कर ले पाई और इंडिविजुअल गाइडेड आर्मर यूज करके उन्होंने वॉर जीत लिया। बड़े रोबोट्स को कैप्चर किया और जो सरेंडर नहीं हुए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। पेनुट ने सरेंडर एग्रीमेंट साइन किया और 6000 से ज्यादा रोबोट्स को डेजर्ट में एक फुल्ली फेंस्ड एक्सक्लूजन एरिया में भेज दिया गया, जहां वो सेंचुरीज तक सर्विलांस में बंद रहे। साइंटिस्ट एथन ने ये टेक लोगों के एक साथ 2 जगह होने के लिए भी बनाई। ये टेक एकदम पॉपुलर हो गई और वर्ल्ड वाइड कई जगह यूज हो रही है। अब साल 1994 है और यंग मिशेल, जिसको एक फॉस्टर होम में रखा गया है, अपने एंकल से एक डिवाइस निकालने की ट्राई करती है पर नहीं निकाल पाती। उसका एडॉप्टिव फादर टेड का गाइडेड ड्रोन रोबोट बेडरूम का डोर ओपन करता है और वार्न करता है कि उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी होंगी, पर मिशेल को उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसका मेंटल सेल्फ साइंटिस्ट एथन के बनाए डिवाइस से लास वेगास में चल कर रहा है। यंग गर्ल स्कूल जाती है जहां न्यूरल प्रोजेक्टर मैंडेटरी है, पर उसको ये टेक यूज करना पसंद नहीं है। प्रिंसिपल उसको बात करने के लिए बुलाता है और पूछता है कि क्या उसको उसके पेरेंट्स को कॉल करना है, पर वो रिकॉर्ड्स में देखता है कि यंग मिशेल ने वॉर में एक कार एक्सीडेंट में अपनी फैमिली खो दी थी, जिसमें बस वो ही बची थी। बाद में मिशेल यार्ड में कुछ आवाज सुनकर उठती है और चेक करने जाती है तो उसे वहाँ एक रोबोट मिलता है। डर कर वो टेड के पास भागती है पर वो सो रहा होता है। वो छिप जाती है और रोबोट की शैडो घर में आते हुए देखती है और उसको अपने पास घूमते हुए देखती है, पर जल्दी ही रोबोट उसको ढूंढ लेता है। हालांकि वो उसको हार्म नहीं करना चाहता। मिशेल पूछती है कि उसको क्या चाहिए और वो उसकी एक फोटो उठाता है और उसका भाई बोलता है कि वो क्रिस है और कुछ कूल डायलॉग मारते हुए बोलता है कि वो लोग दोस्त बन सकते हैं और साथ में रॉक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। रोबोट फोटो में अपने भाई जैसा बनने की विश दिखाता है, पर मिशेल को यकीन नहीं होता और वो उसे पुश कर देती है। तभी टेड जाग जाता है और विजिटर को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। टेड को लगता है मिशेल रोबोट को छुपा रही है तो वो उसे धक्का देता है और रोबोट को ये पसंद नहीं आता और वो उस पर अटैक कर देता है। उनकी थोड़ी हाथापाई होती है और टेड को चोट लग जाती है, जहां वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। लेकिन मिशेल उसे कुछ भी रिपोर्ट करने से पहले ही टेजर से बेहोश कर देती है। अपने नए बड़ी को अच्छे से न जानने के बावजूद मिशेल अपना बैकपैक पकड़ती है और टेड की कार में बैठ जाती है और रोबोट उसके एंकल पर लगे डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। टेड और रोबोट उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर दोनों उससे बच निकलते हैं। कुछ देर बाद टायर पंचर होने के बाद वो रुकते हैं और फिर मिशेल पूछती है कि वो रोबोट एक्चुअल में कौन है। उसके सवाल और उसके जवाब इंडिकेट करते हैं कि रोबोट एक्चुअल में उसका भाई है जो कहीं दूर से उसे कंट्रोल कर रहा है। रोबोट क्रिस बोलता है कि उसे नहीं पता उसका रियल सेल्फ कहाँ है, पर उसका सेंट्री से कनेक्शन है। वो बोलता है कि कोई बता सकता है, एक डॉक्टर है जो चश्मा पहनता है। एक्सीडेंट के दिन को याद करते हुए मिशेल की डॉक्टर से बात हुई थी और उसने बताया था कि उसके पेरेंट्स और भाई की डेथ हो गई है। रोबोट क्रिस मैप पे पॉइंट करता है और बोलता है कि उन्हें वहाँ आंसर्स मिल सकते हैं। हालांकि मिशेल बोलती है कि वो जगह वो है जहाँ रोबोट्स को जेल में रखा गया था। रोबोट जोन से आए एक पैकेट को देखकर मिशेल को रियलाइज होता है कि सेंडर को पता है कि अंदर कैसे जाना है, तो अपने भाई को ढूंढने की होप में वो और उसका बड़ी एक ट्रेन में चढ़ते हैं और उस पर्सन को ढूंढने के लिए न्यू मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। बाद में खाना खरीदने के बाद वो और उसका रोबोट भाई कुछ ट्रैश कैन के पीछे छिप जाते हैं।
फिर एक ट्रक आती है और एक आदमी बाहर निकलता है और एक सेफ कैबिनेट में जाता है, कुछ पैसे लेता है। उसका नाम कीट्स है। उसका एक बिजनेस एसोसिएट एक रोबोट में डिलीवरी लेने के लिए आता है जो एक्सक्लूजन जोन से आई थी। कीट्स उस आदमी को एक एंटीक वेपन देता है और बोलता है कि डिलीवरी की कॉस्ट 15,000 है। लेकिन अब वेपन होने के बाद आदमी बोलता है कि वो पे नहीं करेगा और कीट्स को शूट करने की धमकी देता है। हालांकि आदमी का रोबोट इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है और पावर ऑफ होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसने फायर किया वो हरमन था, कीट्स का एक प्योर रोबोट बडी। वो रोबोट को दूसरी जगह ले जाते हैं, जबकि मिशेल और उसका भाई ट्रक के बेड में बिना किसी को पता चले घुस जाते हैं। इस बीच कर्नल का रोबोट, जिसका नाम मार्शल है, टेड के व्हीकल का एनालिसिस करता है और ये पता लगाता है कि भगोड़ा कहाँ हो सकता है। कीट्स सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, एक अबैंडन प्लेस जो उसका हाइड आउट है। वो कुछ बॉक्स अनलोड करते हैं, उनके अजीब वेट पर ध्यान देते हैं। दोनों की फ्रेंडशिप काफी कूल है। रोबोट हरमन फ्रिज बंद करने और कीट्स के सारे फूड को खराब करने जैसे प्रैंक्स करता है, जबकि दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि क्या हुआ। मिशेल और क्रिस बॉक्स से बाहर निकलते हैं, वो शोर करते हैं। कीट्स अपने बडी के साथ जगह चेक करने जाता है। दोनों इंट्रूडर्स को घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं और पता चलता है कि वो भी एक्सक्लूजन जोन जा रहे हैं। कीट्स उस लड़की को वार्न करता है कि वो जगह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और अगर वो वहाँ अकेली गई तो मर जाएगी। तभी लिफ्ट हिलती है, जिससे होस्ट्स को और इंट्रूडर्स के बारे में पता चलता है। कीट्स हरमन को क्रिस को ले जाने के लिए कहता है जब वो मिशेल के साथ प्लान बनाता है। लिफ्ट से जो उतरता है वो कर्नल का रोबोट मार्शल है। वो एक रोबोट डीएक्टिवेशन एजेंट है और अपने मिशन के बारे में बताता हुआ आता है। वो मिशेल को अरेस्ट करने आया है, उसके क्राइम और स्टेट के दुश्मन की हेल्प करने के बारे में बताता है, जिससे कीट्स शॉक्ड हो जाता है। एजेंट कीट्स पर शक करता है, जो उसका ध्यान भटकाने के लिए बड़बड़ाता रहता है। लेकिन जब उसका रोबोट फ्रेंड बिजली मारता है तो कर्नल कैट के बॉडी से अटैक ब्लॉक करता है। फिर वो अपने ज्यादा पावरफुल रोबोट डिस्ट्रक्शन वेपन का इस्तेमाल करता है, जो मशीनों को बाल बाल बचाता है। मिशेल उनकी हेल्प करती है और जल्दी से लाइट बंद कर देती है, जैसा उसने देखा था कि ताली बजाकर किया जा सकता है। इससे उन्हें छिपने के लिए टाइम मिल जाता है। कीट्स रोबोट मार्शल पर शूट करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं होता और वो पकड़ा जाता है। पर मिशेल सामने आती है और एजेंट से आदमी को चोट न पहुंचाने की भीख मांगती है। लकीली एक टीम की तरह मिशेल एजेंट को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां हरमन उस पर एक भारी हुक गिराता है, जिससे उन्हें भागने का टाइम मिल जाता है। पर अनाड़ी कीट्स के पास बहुत सारी चाबियां हैं और उसे अंडरग्राउंड रेल चालू करने वाली चाबी ढूंढने में टाइम लगता है। इससे भागने में रुकावट आती है और मार्शल फ्री होकर रेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर्चुनेटली रोबोट्स मिलकर काम करते हैं और रोबोट मार्शल को घेर लेते हैं ताकि मिशेल उसे टनल की दीवार से चिपकाकर डीएक्टिवेट कर सके। अनफॉर्चुनेटली एकमात्र एग्जिट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे कीट्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि जगह अंदर से किसी भी चीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ग्रुप शेल्टर लेता है जब एक बुचर रोबोट दूसरे रोबोट्स को उनके पार्ट्स लेने के लिए डिस्ट्रॉय करता है। जब कीट्स अपने शेड्स में से एक खोलता है, मिशेल कहती है कि उसके साथ वाला रोबोट उसका भाई है और वो अपने ह्यूमन भाई को ढूंढने आई है, जिसे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता कि वो कहाँ है। पर एक डॉक्टर है जिसे पता है, क्योंकि उसने शायद उसे सेंट्री को दिया था, पर उसका लोकेशन बहुत दूर है, टेबल टॉप माउंटेन पर है। शेड में एंटर करने के बाद कीट्स मिनी रोबोट के लिए एक बड़ा आर्मर एक्टिवेट करता है, जो उसे ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए गाइड कर सकता है। उन्हें अब विशाल हरमन द्वारा चलाई जा रही एक वैन में ले जाया जाता है। रास्ते में मिशेल वॉर और रोबोट से हुए डिस्ट्रक्शन का ट्रेल देखती है। कीट्स उसके साथ बातचीत करते हुए बताता है कि वो हरमन से कैसे मिला। वो वॉर में था और एक सोल्जर था, पर घायल था और मरने वाला था। उसने बड़े हरमन को उसे देखते हुए देखा और रोबोट ने बस उसे उठाया और दूर ले गया, ये साबित करते हुए कि सभी रोबोट्स बुरे नहीं हैं। इस बीच एथन अपनी माँ से बात करता है, पर ये सिर्फ एक न्यूरल होलोग्राम है जिसका अभी टेस्टिंग चल रहा है। वो दुनिया भर से न्यूरल कनेक्शन डेटा का निरीक्षण करता है और महसूस करता है कि ये उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। इसलिए वो अपने साइंटिस्ट्स को बुलाता है। साइंटिस्ट सीईओ को बताते हैं कि उनका जीनियस जी क्रिस फिजिकली नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकली चला गया है। वो यंग मैन के माइंड का इस्तेमाल अपने स्टडीज और न्यूरल डेटा गेन्स के बेस के रूप में करते हैं, पर अब उसके बिना सेंट्री क्रैश हो जाएगा और एक हफ्ते में सेंट्री ढह जाएगा। अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर चिंतित एथन मार्शल के साथ एक मीटिंग बुलाता है ताकि उसे एक नया मिशन दे सके। वो उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जो मिशेल के पास है, लेकिन एथन कहता है कि पहले वो उसे सेंट्री लाएगा और फिर वो अपना काम पूरा कर सकता है, क्योंकि उसकी आर्मी सरकार के साथ साइन किए गए शांति समझौते के कारण जोन में एंटर नहीं कर सकती। मार्शल एग्री करता है और फिर उसके रोबोट को एक्सक्लूजन जोन में रिएक्टिवेट किया जाता है। ग्रुप एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां दूर से अबैंडन बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन जगह खाली नहीं है। एक बड़ा रोबोट उन पर एक फ्रिज फेंकता है और अटैक से बचने की कोशिश में हरमन के मैकेनिकल पैर में चोट लग जाती है और वो गिर जाता है, जिससे वैन भी पलट जाती है। ग्रुप को एरिया रोबोट्स पकड़ लेते हैं और साइट के अंदर ले जाया जाता है। वो लीडर पेनुट से मिलते हैं जिसने ग्रुप पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था,
क्योंकि उसे लगा कि वो बूचर्स हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मिशेल कहती है कि वो एक डॉक्टर की तलाश में आए हैं और फिर पेनोट उन्हें जगह दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे ब्लू कोव कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ रोबोट्स का वेलकम है और वो बिना इंसानों के बताए कि उन्हें क्या करना है फ्रीली रह सकते हैं और वो चुन सकते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, जबकि कीट्स कुछ खाने के लिए जाता है। मिशेल अपने भाई के बारे में पेनोट से बात करती है। वो कहता है कि वो उस डॉक्टर से मिला जिससे वो मिल रही है। उसका नाम क्लार्क एमहर्स्ट है, ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन में एक स्पेशलिस्ट, लेकिन उसने उसे भेज दिया। कैट्स परेशान हो जाता है क्योंकि जोन से बाहर निकलने का रास्ता जानने वाला एकमात्र आदमी डेजर्ट में फेंक दिया गया था। पेनोट कहता है कि वो उनकी सर्वाइवल को उस डॉक्टर पर डिपेंड नहीं होने देगा और नए इन्वेडर्स को भी ऐसा नहीं करने देगा। मिशेल हेल्प की कमी से परेशान हो जाती है और अपने रोबोट भाई के साथ अकेले आगे बढ़ने का फैसला करती है। कीट्स उसका पीछा करता है और उसे वहीं रुकने के लिए मना लेता है। उस रात बाद में मिशेल अपने सुपर इंटेलिजेंट भाई के साथ हुई बातचीत को याद करती है। वो अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहा था क्योंकि वो अपनी कम उम्र में भी कॉलेज जा रहा था। उसकी बहन ने हमेशा उसका सपोर्ट किया और कहा कि वो दुनिया बदल देगा। सुबह जल्दी ग्रुप को एक पुलिस रोबोट जगाता है जो कहता है कि उसके पास क्रिस के लिए क्लार्क का एक लेटर है जिसमें उसे लिखे एड्रेस पर मिलने के लिए कहा गया है। पेनोट ने बातचीत सुन ली, लेकिन इस बार हेल्प करने का फैसला करता है। वो जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वो बूचर्स का एरिया है, इसलिए उन्हें री-इन्फोर्समेंट की जरूरत होगी। वो जाने की तैयारी करते हैं, ये जाने बिना कि उन पर नजर रखी जा रही है। बाद में वो लोकेशन पर पहुंचते हैं और पहले से ही रात हो चुकी है। ग्रुप को एग्जैक्ट स्पॉट पर लाइफ का कोई साइन नहीं दिखता है, लेकिन अचानक बूचर्स ग्रुप पर अटैक करने के लिए जाग जाते हैं। वो सब वापस लड़ते हैं और भागते हैं जब तक कि वो एक दरवाजे की तरह दिखने वाली जगह पर नहीं पहुंच जाते, लेकिन वो असल में नहीं है, इसलिए वो घिर जाते हैं। सौभाग्य से एक तेज हरी रोशनी चमकती है और म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जिससे फ्लेम थ्रोवर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ग्रुप एक कंपार्टमेंट में गिर जाता है और डॉक्टर क्लार्क की लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वो मिशेल को पहचानता है और रोबोट क्रिस को देखकर खुश होता है, ये कंफर्म करते हुए कि ये काम कर गया। मिशेल जल्दी से उसका सामना करती है और पूछती है कि उसका भाई कहाँ है, और क्लार्क कहता है कि वो सिएटल में सेंट्री के हेडक्वार्टर में है। जब पूछा गया कि उसने क्रिस को क्यों लिया, तो डॉक्टर अपने रोबोट कंप्यूटर पीसी को बुलाता है, जिसे खुद के एक वर्जन के रूप में रीप्रोग्राम किया गया है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ स्टोर है जो वो जानता है। वो जवाब देता है कि एक्सीडेंट के बाद यंग बॉय का टेस्ट किया गया था और ये पाया गया कि वो ह्यूमन था जिसकी कंपनी तलाश कर रही थी, इसलिए कोमा में होने के कारण कभी न जागने की पॉसिबिलिटी के साथ सेंट्री ने वो किया जो उन्हें कंपनी के लिए सबसे अच्छा लगा। वो कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग जिसे वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन क्रिस के दिमाग से ये पॉसिबल था। जल्दी से कुछ ऐसा जो काफी क्रूर था, क्योंकि उन्होंने उसके दिमाग का इस्तेमाल गिनी पिग के रूप में किया, उसे जिंदा रखने के बदले में। हालांकि कई महीनों बाद यंग मैन को होश आ गया। क्रा क्या कर रहा था उससे सहमत न होते हुए डॉक्टर ने क्रिस के दिमाग से एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में कनेक्शन स्थापित किया, क्योंकि उसके शरीर के लिए इंस्टॉलेशन छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। मिशेल कहती है कि वो अपने भाई को बचाएगी और डॉक्टर उनकी हेल्प करेगा, चाहे उसे पसंद हो या न हो। अचानक सेंसर मार्शल की प्रेजेंस के बारे में अलर्ट करते हैं और ग्रुप जल्दी से निकलने के लिए भागता है। एजेंट ग्रुप की तलाश में जगह में घुस जाता है और जब बिजली सिस्टम एक्टिवेट होता है तो रोबोट्स और पेनोट उसका सामना करने के लिए आते हैं, जिससे दूसरों को टाइम मिल जाता है। बाहर ग्रुप को और एजेंट्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कीट्स और उसके 2 रोबोट हेल्पर उनमें से 3 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि मिशेल और क्रिस खुद को घिरे हुए पाते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर की मदद से वो अपने ऑपरेसर्स से बच निकलती है। दूसरी तरफ पेनोट दुश्मन मार्शल का सामना करता है, लेकिन हार जाता है और एजेंट्स लोकेशन पर पहुंचते हैं और मार्शल भाई बहनों और क्लार्क को घेर लेता है ताकि दोनों को भागने के लिए टाइम मिल सके। डॉक्टर उसके सामने आ जाता है, ये जानते हुए कि कंट्रोल किया गया रोबोट एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि एथन एक और रोबोट का इस्तेमाल करके डॉक्टर को बुरी तरह शूट कर देता है। ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता, मिशेल अपने भाई को फिर से खो देती है, जिसे सेंट्री के रोबोट्स ले जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो मिशेल को भी ले जा सके, मार्शल उसे पकड़ने वाले रोबोट को शूट कर देता है और उसे नुकसान पहुंचाए बिना चला जाता है। सुबह होने पर ग्रुप ब्लू कोव लौटता है और जगह को डिस्ट्रॉय हुआ पाता है, जिसमें कई रोबोट्स डिसमेंटल हो गए हैं। क्रिस को वापस हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां उसका असली शरीर है। एथन उसका वेलकम करता है और उन्हें उसे फिर से कनेक्ट करने का ऑर्डर देता है। हालांकि मार्शल साइंटिस्ट से सवाल करता है, क्योंकि उसने उसे अपने मिशन की रियलिटी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एथन को उसकी परवाह नहीं है। मिशेल पीसी के पास जाती है और क्रिस को बचाने के लिए सेंट्री हेडक्वार्टर जाने और जगह पर हमला करने में उसकी मदद मांगती है। हालांकि पीसी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क उसके दिमाग से जुड़ा है और इसके बिना कंट्रोल किए गए रोबोट्स काम नहीं करेंगे। फिर भी यही मिशेल चाहती है और रोबोट्स के साथ वो असली दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। कीट्स, जिसने अपने बाल कटवा लिए हैं, कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और पेनोट भी आइडिया का सपोर्ट करेगा।
इसलिए ग्रुप तैयारी करता है और क्लार्क के वर्जन के नॉलेज की बदौलत 3 ट्रक जोन से निकलते हैं। कुछ दिनों बाद सेंट्री बिल्डिंग पर छोटे हरमन द्वारा हमला किया जाता है, जो 18 मीटर के कंस्ट्रक्शन रोबोट आर्मर में है। कंट्रोल किए गए रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कीट्स और हरमन का पीछा करते हैं, जबकि मिशेल और पीसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं। विशाल रोबोट को एक बम रोबोट द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है, लेकिन दोनों ठीक हैं और एजेंट्स को वहां अट्रैक्ट करते हैं, जहां दूसरे सभी रोबोट्स हैं जो मदद करने के लिए आए थे। अटैक शुरू होता है। मशीनों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है जो इंसानों द्वारा कंट्रोल की जाती है और प्योर रोबोट्स के बीच। इंस्टॉलेशन के अंदर एथन वेपन्स रूम में जाता है और मार्शल उसका पीछा करता है। मिशेल और पीसी कुछ प्लान करता है और कमरे में घुसकर मौजूद इंसानों को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। इससे साइंटिस्ट डर जाते हैं और डर के मारे जगह से भाग जाते हैं। मिशेल पूछती है कि क्या वो अपने भाई से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन पीसी कहता है कि सिर्फ न्यूरल नेटवर्क के जरिए। इस बीच ये देखते हुए कि उसके रोबोट्स पिट रहे हैं, एथन अपने पर्सनल रोबोट से कनेक्ट होता है, एक ऐसी मशीन जो कन्वेंशनल मशीनों से बड़ी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। लड़ाई में एक और पॉइंट पर मार्शल लड़ाई में एंटर करता है, रोबोट्स के खिलाफ नहीं, बल्कि ये बताते हुए कि एथन कहाँ है। वो कहता है कि उसने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी हैं क्योंकि उसे एक रोबोट से भी कम ह्यूमन मिला है। फिर वो मशीन के साथ अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। मिशेल फाइनली न्यूरल प्रोजेक्टर लगाती है और एक वर्चुअल रियलिटी में एंटर करती है, जहां उसे अपना घर मिलता है। वो अंदर जाती है और वहां वो अपने भाई के पास जाती है। वो बात करते हैं और क्रिस बताता है कि वो वहां से नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने वो बुराई देखी है जो उसके होने से दुनिया में हुई है। हालांकि वो कहता है कि वो उसे ले नहीं जा सकती क्योंकि उसके बिना सेंट्री खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन एक सिम्बायोट की तरह है, जहां अलग होने पर वो मर जाता है। क्रिस ये जानते हुए कि चॉइस मुश्किल होगी, मिशेल को बताता है कि उसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। एथन का रोबोट बड़े हरमन को गिरा देता है, जिससे वो फिर से उठ नहीं पाता। हरमन अभी भी एक रोबोट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई में घायल हो जाता है। फिर एथन को अलर्ट किया जाता है कि लेबोरेटरी पर हमला हुआ है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रोबोट पेनोट उसे रोकने के लिए पहले से ही वहां है। हालांकि वो एग्रीमेंट की ट्रीटी पर फिर से बातचीत करना चाहता है। न्यूरल कनेक्शन में मिशेल को उसके भाई द्वारा उसे बंद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। हालांकि उसका भाई उसे ये कहते हुए मना लेता है कि ये ज्यादा अच्छे के लिए जरूरी है। वो डिसीजन लेने पर पछतावा करती है जो उसे लेना है। वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर भारी मन से क्रिस के पास जाती है। वो उसे बंद कर देती है और उसी समय रोबोट्स बंद हो जाते हैं और पूरा सेंट्री नेटवर्क खो जाता है। हरमन बैटल ग्राउंड पर गिर जाता है और कीट्स नुकसान पर शोक मनाता है, लेकिन सौभाग्य से गिरे हुए ढांचे के अंदर अभी भी एक छोटा हरमन है। अगला सीन दिखाता है कि कीट्स दुखी मिशेल को उसके मृत भाई के पास देखता है। कुछ दिनों बाद एथन को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है। मिशेल सभी को एक लाइव वीडियो स्टेटमेंट देती है, जिसमें लोगों से पहले की तरह जीने के लिए वापस जाने के लिए कहती है। कनेक्टेड लाइफ जीने की इच्छा को अलग रखते हुए, क्योंकि उनके साथ रियल एक्सपीरियंस अविश्वसनीय है। आखिर में हम क्रिस के रोबोट को मलबे में फेंके जाते हुए देखते हैं, जैसे कि वो अब यूजफुल नहीं है, लेकिन पानी में उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जो दिखाती है कि क्रिस का दिमाग अभी भी सही है।